दो लड़की नर्सिंग होम पहुंचती है और कहती है कि मुझे अपने भाभी का अबॉर्शन कराना है। और फिर उतने जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स है लेता है, उनसे उनसे पैसे लेते हैं, लेकिन उनका एज प्रूफ ले जाना भूल जाता है। वो ऑपरेशन रूम में पहुंचता है, महिला डॉक्टर आती है, नर्स आती है। तो महिला डॉक्टर जैसे उस लड़की को देखती है तो उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है कि कम से कम ये 20-25 साल का हो और ये अबॉर्शन करा सकते। तो उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारे साथ में कौन आया है, तो कहता है कि मेरे साथ में मेरी छोटी बहन आया है। तो वो पूछता है कि तुम्हारा एज कितना है, तो एज अपना 24 साल बताता है। जब 24 साल अपना एज बताता है तो अपने जो महिला डॉक्टर होती है अपने नर्स से पूछता है जो पास में होता है उनसे हेल्प करने के लिए अबॉर्शन के टाइम में। तो उनसे पूछता है तो कहती है कि इतना उम्र कहीं से भी मुझे 17 साल 16 साल से ज़्यादा नहीं लग रहा है और ये अबॉर्शन कराने आई है। तो जो महिला डॉक्टर होती है उनको फौरन वहाँ से बाहर निकाल देती है और कहती है कि तुम घर चले जाओ और अपने फैमिली को लेते आना, अपने पेरेंट्स को लेते आना, ताकि हम तुम्हारा आराम से अबॉर्शन कर सकें, तो ही तुम्हारा गार्जियन हो साथ में। और अपने साथ अपना एज प्रूफ भी लेते आना ताकि उसमें पता चल जाए। तो लड़की बहाना बनाती है कि एज प्रूफ लाने का बोला नहीं था, इसलिए हम भूल गए, ध्यान में नहीं रहा, एज प्रूफ बाद में दे देंगे, अभी आप मेरा अबॉर्शन कर दीजिए। वो तो घबराए चेहरा देखते और भी उनका अबॉर्शन नहीं करता है और उसको ऑपरेशन रूम से बाहर निकाल देता है। तभी जो बाहर में जो उनकी जो बेस्ट फ्रेंड खड़ी होती है कोमल जैन दरअसल उनका मदद करने के लिए पहुंचता है, जो उनके फैमिली से झूठ बोलता है कि ताजल मेरे घर पे है, लेकिन कोमल और ताजल दोनों हॉस्पिटल में होता है, नर्सिंग होम में होता है। तो जो कोमल जैन होती है वो पूछती है कि तुमको तो 2 से 3 घंटा समय लगने वाला था अभी अबॉर्शन होने में, तुम 10 मिनट में कैसे आ जाए, बहुत जल्दी हो गया। तो उसी में घबराते हुए ताजल दुखता देती है कि जल्दी चलो यहाँ से, अब कुछ नहीं हो सकता हमारा। जैसे तैसे घर पहुँचता, जैसे तैसे नर्सिंग होम से बाहर ही निकला होता है कि तभी वहाँ पे एक स्टाफ पहुँचता है और स्टाफ कहता है कि तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा। ये दरअसल ये सच्ची घटना कोलकाता का है और कोलकाता का ये सच्ची घटना सुनने के लिए आप वीडियो के अंतर बने रहिएगा ताकि आप अच्छे समझ सके कि दरअसल इसमें आखिर उस जो काजल गुप्ता जो होती है उनके साथ में कौन हैवानियत किया और ऐसा क्यों नौबत आया कि उनको नर्सिंग होम में जाते अबॉर्शन कराना पड़ा। दरअसल ये दोनों ही कॉलेज स्टूडेंट होता है और उनके साथ में ऐसी हरकतें दरअसल और तो दूसरा नहीं उनका अपना ही किया होता है। इस वीडियो के अंतर बने रहिएगा ताकि आपको एक घटना के बारे में, एक कहानी के बारे में अच्छे से पता चले। तो नमस्कार, इस घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल कोलकाता में एक फैमिली रहती है जिसमें अरविंद गुप्ता और उनकी पत्नी रेशमा गुप्ता और उनकी बेटी काजल गुप्ता रहती है। और वहीं पड़ोस में दरअसल ये जो अरविंद गुप्ता रेशमा गुप्ता ये दोनों होता है, दरअसल ये दोनों दिल्ली चला जाता है अपने बिजनेस के काम से और घर में अकेली बेटी रह जाती है। और तभी जो उनका पड़ोसी होता है आशीष शर्मा और एक उनकी पत्नी मीना शर्मा, दरअसल ये दोनों इनके पड़ोसी भी थे। और जो अरविंद गुप्ता जो है उनका काफी अच्छा दोस्त होता है, काफी अच्छा फ्रेंड होता है, बचपन का दोस्त होता है दोनों। और ये दोनों का घर ठीक आमने सामने होता है। जब गुप्ता फैमिली जब कलकत्ता से दिल्ली चली जाती है तो घर में अकेली बेटी काजल गुप्ता रहती है। और काजल गुप्ता जब सुबह शाम दोपहर खाना पीने का नाश्ता सब ये आशीष शर्मा पहुंचाता था।
और आशीष शर्मा जब भी उनका थाना पहुंचाता था तो उनके थाने में नींद की दवाई मिला देता था, और नींद की दवाई मिलाने के बाद जो ताजल गुप्ता होती है वो सो जाती है, और जो आशीष गुप्ता होता है उनके पास धर का डुप्लीकेट चाबी होता है, और इसी चाबी के मदद से वो धर को खोलता है, और खोलने के बाद ताजल गुप्ता के पास आता है, उनके साथ में रेप करता है और बहुत बुरी तरह से रेप करता है। और जब अगले दिन जब सुबह जब उसका कॉलेज जाने का टाइम होता है तो कॉलेज नहीं पहुंचता है। दरअसल उनका एग्जाम होता है ताजल गुप्ता का, इसलिए नहीं पहुंच पाता है। उसकी जो बेस्ट फ्रेंड होती है कोमल जैन, वो भी उनको बहुत फोन करती है। साथ ही में रेशमा गुप्ता जो उनकी माँ होती है वो भी बहुत फोन करती है, फोन बिल्कुल भी नहीं उठाता है, और जब नहीं उठाता है तो काफी घबरा जाता है। बहुत देर बाद जब उठता है तो उठाता है, फोन उठाता है। रेशमा पूछती है कि तुम बेटी अभी तक स्कूल क्यों नहीं गई, कॉलेज क्यों नहीं गई? तो बेटी का जवाब होता है कि मेरा तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए हम नहीं जा पा रहे हैं। तो नहीं जाती है, कहती है ठीक है बेटा तुम घर में आराम करो, जब ठीक हो जाए तो फिर तुम चले जाना। तो फिर कोमल जैन भी फोन करता है, उनको भी यही कहानी सुनाता है कि मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है। किसी को भी कुछ भी नहीं बताता है कि आखिर उनको पता भी नहीं होता है कि नींद में उनके साथ में क्या हुआ है। तो फिर अगले दिन थाना लेते आता है आशीष शर्मा। आशीष शर्मा जब थाना लेते आता है तो फिर से उससे नींद थाने में नींद की दवाई मिला देता है, और जब इतने दरवाजे पे पहुंचता है ताजल गुप्ता के दरवाजे पे, तो कहता है बेटी थाना खा लो। जो ज्यादा तो जो ताजल गुप्ता होती है वो मना करती है, कहती है अंकल मुझे थाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, मेरा तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो उसी में आशीष शर्मा जो होता है कहता है कि तुम खा लो, नहीं तो तुम्हारा और तबीयत खराब हो सकता है, तबीयत बुरी तरह से बिगड़ सकता है, तो तुम अभी फ्रिज में रख लो, बाद में खा लेना। दरअसल ये बोलते उनके हाथ में थाली पकड़ा देता है, और आशीष शर्मा जो होता है वो अपने घर चले जाता है। लेकिन ताजल गुप्ता जो होती है वो घर में अपने रूम में जाके सो जाती है, और क्योंकि तो थाने का बिल्कुल भी मन नहीं था तो बिना खाए सो जाती है। तभी जो आशीष शर्मा होता है अपना जो उनके पास जो डुप्लीकेट चाबी होता है उस चाबी से वो घर में घुसता है, और घर में घुसने के बाद सीधा ताजल के बेडरूम में जाता है। ताजल नींद में सोई होती है, उनके साथ में उनको अलग अलग तरीके से छूने लगता है, और जब उनके ऊपर आता है तो जो आशीष शर्मा होता है उनको अलग अलग तरीके से छूने लगता है, अलग अलग तरीके से उनको टेंशन करने लगता है। तभी जो ताजल गुप्ता होती है वो उड़ जाती है, क्योंकि इस शरीर के ऊपर जब दूसरा शरीर का वजन पड़ता है तो हैवी वजन होता है। ताजल गुप्ता डरते हुए उठती है और चीखने चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी जो आशीष शर्मा होता है उनका पड़ोसी, उनके मुंह पे हाथ रखते उनका मुंह छाप देता है और कहता है 2 दिन से तुम्हारे साथ में ऐसा हो रहा है, क्या अभी तक तुमको पता चला? तुमको बिल्कुल भी कोई परेशानी हुआ, कोई दर्द हुआ? वो लड़की डर जाती है, सहम जाती है, उनको मारने धमकी देता है, तो वो लड़की चुप हो जाती है। अकेली लड़की और बीमार लड़की थी, उनका काफी बुरा हाल था। तो फिर वो कुछ नहीं कर पाती है, विरोध करती है आशीष शर्मा का, लेकिन कुछ नहीं कर पाती है। उनको काफी तेज गुस्सा आता है, वो ऐसे बर्दाश्त कर लेती है। और फिर उसके अगले ही दिन उसका जो फैमिली होती है, अरविंद गुप्ता और रेशमा गुप्ता, वो दिल्ली से वापस आ जाती है, और फिर वो कुछ दवाइयाँ खा लेती है। उससे पहले उसका दर्द जो होता है वो ठीक हो जाता है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि वो जब तकरीबन 1 महीना बीतता है, जब उनको पीरियड नहीं आता है तो उनको काफ़ी टेंशन होता है। तकरीबन 1 महीने बाद उनको ये रियलाइज होता है कि अब चेक करना चाहिए कि दरअसल हुआ क्या, कि हम कहीं हम प्रेग्नेंट तो नहीं हो गए, अंकल ने जो हमारे साथ में किया उससे प्रेग्नेंट तो नहीं हो गए। तो फिर वो ऐसे ही अपना जांच करता है। जांच में उनको पता चलता है कि प्रेग्नेंट हो चुकी है,
तभी वो प्रेग्नेंट में ही उसको समय लग जाता है सोचते हुए कि क्या करना है नहीं करना है। क्षमा चाहते हैं। तो जो साजल दुप्ता जो होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और तकरीबन उनकी प्रेगनेंसी इधर 1 महीना और इधर 15 दिन, तकरीबन 6 सप्ताह हो जाता है। और 6 सप्ताह होने के बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड तोमल जैन तो बताता है। तोमल जैन कहता है जो भी हो चलो हम भी अपना पॉकेट मनी निकाल देंगे, तुम्हारे पास भी है जो भी है चलो तुम्हारा इस नर्सिंग होम में करवा देंगे। तो नर्सिंग होम ले जाता है। जो वहाँ पे जो रिसेप्शन पे जो आदमी बैठा होता है उनको कहता है कि हमारी भाभी तो अबॉर्शन कराना है, तो कितने बजे होगा? तो तकरीबन 11 बजे समय लेता है जब उनका टॉयलेट का टाइम होता है। लेकिन जब वो रूम में पहुंचती है तो उनको कम उम्र के थे महिला डॉक्टर, जो हमने आपको शुरुआत में बताया था कि कम उम्र के देखते हुए उनको बाहर निकाल देता है। और जब बाहर निकलता है तभी एक स्टाफ पहुंचता है और स्टाफ पहुंचने के बाद कहता है कि 1000 एक्स्ट्रा लगेगा, ऑपरेशन हो जाएगा, तुम्हारा अबॉर्शन हो जाएगा। तो फिर जैसे तैसे जो स्टाफ होता है उनको फिर उसी नर्सिंग होम में ले जाता है और नर्सिंग होम में ले जाने के बाद जो महिला नर्स होती है, नर्स के द्वारा उनका अबॉर्शन किया जाता है। और जो बाहर में जो लड़का जो उनको बुलाया था रूम के बाहर निगरानी करने लगता है। उनको एक अलग रूम में जहाँ पे कोई आना जाना नहीं होता है वहाँ पे उनका कर दिया जाता है। लेकिन वो नर्स कहती है कि तो 3-4 घंटा यहाँ रुकना चाहिए, नहीं रुकने से इनका हालत बहुत खराब हो जाएगा। लेकिन जो शाम का टाइम में जो दिया था 5 से तकरीबन 7 बज गया था, तो 7 बजने के बाद, तो 5 बजे के बाद का समय दिया था, तो 7 बजने के बाद जैसे तैसे वहां से बहुत बुरी हाल में निकलती है। तो साजल गुप्ता तोमल जैन तो साथ में लेते जब निकलती है तो फिर ये घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद इनका काफी बुरा हाल होता है। जैसे तैसे घर से लड़खड़ाते हुए अंदर तक आती है और घर में आते ही ये थड़े थड़े गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। और बेहोश होने के बाद जब इनके माता पिता अरविंद गुप्ता और रेशमा गुप्ता इनको जब ले जाता है अपने साथ में डॉक्टर के पास, तो फिर वहाँ पे ब्लड रिपोर्ट आता है। जो महिला डॉक्टर होती है फिर वो बताती है ये तकरीबन 6 सप्ताह का ये प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट ही आज ही इसका अबॉर्शन हुआ है। और फिर ये जो आज ही अबॉर्शन हुआ है और इसी वजह से शरीर में काफी तो कमजोरी हो गया और इसी वजह से ब्लड की कमी होने से ये बेहोश हो गई। समय से अभी बिना कुछ दवाई लिए वहां से निकल गई होगी, इसलिए बेहोश हो गई। तो डॉक्टर इस बात को पकड़ लेता है। तो जब जो मम्मी होती है रेशमा गुप्ता अपनी ही बेटी ताजल गुप्ता तो डांटने लगती है, चिल्लाने लगती है, आखिर था तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों मेरा नाम डुबाने के पीछे पड़े हो। उनको काफी ते गुस्सा आता है। लेकिन तभी अरविंद गुप्ता जो होते हैं वो समझदारी में समझाते हुए अपनी बेटी तो कहता है ठीक है बेटा अभी इस बारे में बाद में बात करेंगे। अपनी पत्नी जो होती है रेशमा गुप्ता उनको भी समझाता है कि अभी दरअसल तो रहने दो, इससे बाद में पूछ लेंगे। जब घर ले जाता है, घर ले जाने के बाद तो सबसे पहले अरविंद शर्मा और उनका पड़ोसी पत्नी जो होता है मीना शर्मा दोनों पहुंचता है। मीना शर्मा खुद अपने पति आशीष शर्मा तो लेते आता है और वो तो हाथ छूने लगता है, बेटा कोई बात नहीं तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। तभी ताजल गुप्ता जो होती है वो जोर से चिल्लाती है, चीखती है और कहती है तीन तो यहाँ से बाहर निकालो, यहाँ से तुरंत बाहर निकल जाओ, हम तो आप लोग से कोई भी बात नहीं करना है। जब ये बात सुनती है, इस तरह का बर्ताव सुनता है, क्योंकि ये काफी खास पड़ोसी होता है,
तो रेशमा फिर से गुस्सा हो जाती है कि तुम अपना गुस्सा किसी और के ऊपर क्यों ऐसा कर रहे हो, तितने साथ में तुम अपना मुंह तालाती हो, क्यों ऐसा हुआ। दरअसल जब ये घटना के बारे में जब पूछताछ चल रहा था, तभी उनका जो पिता होता है अरविंद गुप्ता, वो बहुत प्यार से पूछती है अपनी बेटी से, अच्छा बताओ बेटा ये कैसे क्या हुआ। तो जो समझदार जो उनका पिता होता है साजल अपनी बेटिया से बहुत प्यार से पूछती है कि बेटा तुम बता दो हमको। तभी वो बताता है कि आप लोग जब 3 दिन के लिए जब दिल्ली गए थे 3 दिन के लिए जब दिल्ली गए थे, तभी ये अंकल हमारे थाने में नींद का दवाई मिलाते मेरे साथ में ऐसा गलत काम करता था, और उसी वजह से हम प्रेग्नेंट हो गए। और फिर जो उनका पिता होता है उनके पास पहुंचता है, पहुंचने के बाद कहता है कि तुमने मेरी बेटी के साथ में क्या किया। तो वो जो आशीष शर्मा जो होता है वो कहता है जो भी हुआ है वो मर्जी से हुआ है, अकेले कुछ भी नहीं हुआ है, उनकी बेटी की भी मर्जी थी, वो अकेली थी, इसलिए उनका भी इच्छा हुआ। अरविंद गुप्ता तो काफी गुस्सा आता है, वो अपने घर आता है, घर में आते कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मित्र मर्डर कर देने। तो तभी रेशमा गुप्ता कहती है आप अकेले घर में कमाने वाले, अगर आपको कुछ हो गया तो फिर हम लोग का क्या होगा, हमारे जो पीछे परिवार है उनका क्या होगा। तो फिर उनका पिता काफी अच्छा है, दिमाग लगाता है, उनके लिए पकौड़े ले जाता है, पनीर के पकौड़े तो बहुत पसंद होता है आशीष शर्मा तो, वो तो पकौड़े खिलाता है। और फिर उधर ही पास में मैच हो रहा होता है, ग्रामीण मैच हो रहा होता है, लेकिन उस मैच तो लाइव टेलीकास्ट करवाया जाता है छोटे चैनल पे। तभी उसका कैमरा उसी तरफ घुमा दिया जाता है, और दरअसल उनके पकौड़े में कुछ माथा तो झन्ना देने वाले कुछ दवाइयाँ मिलाता है, जैसे लगे कि उनको जहर मिलाया गया हो। दरअसल ये शराब पीने वाले पे ही असर होता है, कहता है कि एक स्ट्रॉन्ग पैच मेरे को भी लगाओ, हम भी भूल गए तुम भी भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ। तो फिर इसी तरह से उनके ऊपर ये मामला होता है कि वो कहते हैं कि तुम भूल जाओ। इधर जब थोड़ा पीता है तो उनको काफी तेज नशा आता है, और नशे में और उस दवाई का असर होता है, कहता है हमने तुम्हारे पकौड़े में जहर मिला दिया है, और क्या ऐसा है जो अगर तुम हॉस्पिटल जाओगे तो कौन सा जहर है पता करने में समय लगेगा, तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट का समय है, और उसका जो एंटीडोज है वो मेरे पास है, तुम अब बताओ सही सही तुम्हारे साथ तुमने मेरी बेटी के साथ में काजल गुप्ता के साथ में तुमने क्या किया। तो फिर कैमरा घुमा देता है, और फिर उनको काफी कैमरा जब घुमाता है तो फिर अपना पूरा बयान देता है कि जब तुम लोग दिल्ली गए थे तभी हमने तुम्हारी बेटी के साथ में बहुत गंदा काम किया, मुझे माफ कर दो। और पूरे समाज में जब ये पूरे लाइव टेलीकास्ट होता है तो फिर इस तरह से पिता अपने समझदारी से अपनी बेटी को इंसाफ भी दिलाता है, और उस दरिंदे तो पूरा दरिंदे का चेहरा होता है वो सामने आता है। तभी जो आशीष शर्मा का जो पत्नी होती है मीना शर्मा, वो भी अपने पति के पास उसी ग्राउंड में पहुंचता है, और पूरे अपने समाज के सामने में जितने भी लोग लाइव देख रहा होता है उन सबके सामने उनको थप्पड़ मारता है, चाटा मारता है, और कहता है कि तुम जैसे नीच आदमी के साथ में मैं रह रहा था, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। ये बहुत बड़ा सदमा लगता है। सदमे में मीना शर्मा भी है, और अरविंद गुप्ता भी है, और रेशमा गुप्ता भी है, क्योंकि इनके सबसे ज़्यादा भरोसेदार आदमी होता है आशीष शर्मा, और उनके अपने भरोसेदार लोग उनके साथ में दादा करता है। और ये फिर पूरे मीडिया सामने आता है, काजल गुप्ता भी उनको जाते चाटा मारती है उसी समय, और कहती है कि आप जैसे लोगों की वजह से ही समाज में बेटी पैदा करने से लोग डरता है, और बेटी पैदा करने से लोग घबराता है। बस इस घटना में इतना ही। बाकी और भी मेरा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, और भी वीडियो देख सकते हैं। आप लोग का इस तरह का प्यार मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपने बहुत जल्दी सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत आगे बढ़ा दिया। ये आप लोग का ही प्यार है जी। हम जैसे जो तो ठीक से बोलना नहीं आता हो माइक के सामने कैमरा सामने, वो तो आपने इतना अच्छा सब्सक्राइबर दिया है, इतने व्यू दिए हैं जी, बस
सब ठीक चल रहा है। लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बड़ों का बात माने, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें और महिलाओं के साथ पुरुष भी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें, ताकि ये सम्मानित समाज बने। और सम्मानित समाज हमेशा अपराध मुक्त होता है। बस जय हिंद, जय भारत। चैनल विजिट जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और ऐसे घटनाओं से सावधान रहें। अगर आपके साथ में कोई भी अपराध हो रहा हो तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। और अगर आप छोटी बच्ची हैं और बच्चे हैं तो आप जरूर अपने माता पिता को बताएं, क्योंकि आपका इस दुनिया में माता पिता के अलावा ज़्यादा चिंता करने वाला कोई भी नहीं है। आपसे बात जरूर मानेंगे। बिल्कुल भी दबते रहने का, चपते रहने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये समाज अगर घटिया है तो हमारा परिवार अच्छा है, हम परिवार तो बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।